बोस भारतीय स्वाधीनता इतिहास के वो अध्याय हैं जिनके बारे में जितना कहा गया उतना ही छिपा हुआ है। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व और कारनामों के बारे में इतिहास का कोई भी जानकार ये नहीं कह सकता कि वो उनके बारे में सारे तथ्यों को जानता है। उनके स्वाधीनता कार्यक्रम जितने रहस्यमय थे उतनी ही रहस्यमय उनकी मृत्यु भी थी। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे बोस ने भारत की आजादी के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रयास किया। आज का हमारा आर्टिकल भारत की आजादी में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के संपन्न परिवार में हुआ था। सुख सुविधाओं में पले बड़े सुभाष शुरू से ही मेधावी छात्र थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष जी ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। वर्ष 1915 में बीमार होने के बावजूद उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन दिनों आमतौर पर हर मेधावी छात्र से यही उम्मीद की जाती थी कि वो सबसे कठिन परीक्षा यानी ICS जरूर पास करे। आम माता पिता के समान सुभाष चंद्र बोस के पिता भी चाहते थे कि वे भारतीय सिविल सेवा में अपना करियर बनाएं। इसलिए वर्ष 1919 में BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए और वहां उनका चयन भी हो गया। लेकिन बोस राष्ट्रवादी विचारधारा वाले युवक थे और ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहकर काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और भारत वापस आ गए। साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव डाला। जब वे भारत आए उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। नेताजी भी आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। कांग्रेस के साथ काम करते करते वे जेल भी गए। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और देश की आजादी के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। लेकिन बोस का मन धीरे धीरे इन अहिंसक आंदोलनों से हटने लगा। देश की आजादी के लिए उनका तरीका और स्वतंत्रता सेनानियों से अलग था। अपनी दूरदर्शी सोच और अपरंपरागत व्यक्तित्व की वजह से अन्य लोगों से अक्सर उनका वैचारिक मतभेद रहता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी के साथ उनके रिश्ते उथल पुथल से भरे हुए थे। 1938 में बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति कांग्रेस के शांतिवादी दृष्टिकोण से उनके असंतोष ने उन्हें एक कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। और एक समय ऐसा आया जब बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और भारत को आजाद कराने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने की यात्रा पर निकल पड़े और जल्दी ही उन्हें यह वैकल्पिक रास्ता मिल गया। द्वितीय विश्व युद्ध भारत के लिए अवसर लेकर आया। साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध को उन्होंने देश की आजादी के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। इसके लिए उन्होंने धुरी राष्ट्रों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों के साथ बोस का गठबंधन, हालांकि नेताजी का धुरी राष्ट्रों तक पहुंचना और उनसे मदद मांगने का काम आसान नहीं था। साल 1940 में बोस कलकत्ता में एक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। बोस की तबीयत अधिक बिगड़ने पर उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन नेताजी का प्लान तो कुछ और ही था। घर में नजरबंद होने के बाद उन्होंने जर्मनी तक गुप्त रास्ते से पहुंचने के लिए पंजाब में एक कम्युनिस्ट संगठन से संपर्क किया। कम्युनिस्ट संगठन ने उन्हें बताया कि अफगानिस्तान से सीमा पार करके सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जाया जा सकता है। 16 जनवरी 1941 की रात नेताजी चुपचाप अपने घर से बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन की वेश बनाकर बाहर निकल गए और कई दिन की यात्रा के बाद पेशावर पहुंचे। पेशावर से होते हुए सोवियत संघ का रास्ता जाता था। पेशावर में बोस ने एक गूंगे बहरे पठान का वेश धारण किया और फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थानीय नेताओं की सहायता से उन्होंने ब्रिटिश सीमा के अधीन क्षेत्र को छोड़ दिया और सोवियत संघ की सीमा में प्रवेश कर गए।
फिर यहां से वो जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचने पर उन्होंने हिटलर से भारत की आजादी के लिए सहायता मांगी, लेकिन कुछ ही मुलाकातों में उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि भारत को आजादी दिलाने में हिटलर की कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जर्मन विदेश मंत्री ने उनकी सहायता करने में रुचि दिखाई और उन्हें एक इटालियन पासपोर्ट दिलाया, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिली। इसके अलावा एडम वॉन ट्रॉट नाम का एक और जर्मन था जिसने बोस की मदद की थी। दरअसल एडम वॉन ट्रॉट बर्लिन में विदेश कार्यालय के भारत अनुभाग का प्रमुख था। उनके इस कार्यालय में बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। इस कार्यालय में भारत को आजादी दिलाने के संदर्भ में कई घोषणा की गई। इसी जगह से साल 1942 में नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए सेना बनाने के लिए बर्लिन में भारतीय कैदियों से मुलाकात की। उन्होंने 5000 लोगों की सेना बनाई और इस सेना को नाम दिया इंडियन लीजन। हालांकि नेताजी को भारत के प्रति हिटलर का दृष्टिकोण तो स्पष्ट था ही, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए जापान से संपर्क किया। जापानी प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी के लिए बिना शर्त बोस को समर्थन देने का वादा किया। सिंगापुर में भारतीय सेना ब्रिटिश की तरफ से लड़ रही थी और सिंगापुर पर जापान का अधिकार होने के बाद भारतीय सैनिकों को कैदी बना लिया गया। तब बोस ने इन कैदियों को मिलाकर अपनी सेना को और बड़ा करने का निश्चय किया। इसी दौरान रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष के हाथों में सौंप दी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण और जय हिंद का प्रेरक नारा प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, जो उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गूंज रहा था। आजाद हिंद फौज को 5 रेजिमेंट में विभाजित किया गया, जिनका नाम भारत के 5 महान स्वतंत्रता सेनानियों मसलन गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष और झांसी की रानी के नाम पर रखा गया था। अब देखते हैं निर्वासित भारतीय सरकार की स्थापना। 21 अगस्त 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में निर्वासित भारतीय सरकार की स्थापना की। उन्होंने खुद को इस सरकार का प्रमुख घोषित किया। दिसंबर 1943 में जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अंग्रेजों को सफलतापूर्वक खदेड़कर इस क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। इस तरह से अंडमान निकोबार पहला आजाद भारतीय क्षेत्र बना। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराया था। इसके बाद बोस की सेना उत्तर पूर्वी भारत को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ने लगी। आईएनए ने मणिपुर को आजाद करा लिया और इस विजय के प्रतीक के रूप में मोइरंग में तिरंगा फहराया गया। इसके साथ ही मोइरंग आजादी पाने वाला भारतीय मुख्य भूमि का पहला क्षेत्र बन गया। लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश की वजह से आईएनए को अपने स्वतंत्रता अभियान को विराम देना पड़ा। बारिश की वजह से सेना को होने वाली रसद आपूर्ति भी बाधित हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बोस की सबसे बड़ी सहयोगी जापान, उसकी द्वितीय विश्व युद्ध में स्थिति कमजोर हो रही थी। इन सब के परिणाम स्वरूप आईएनए के सैनिक बर्मा चले गए और नेताजी सेना को बढ़ाने और अधिक संगठित करने के लिए सिंगापुर चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया और जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। जापान की हार ने आईएनए को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और कुछ ही दिनों में यह खबर आई कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नेताजी भी यात्रा कर रहे थे। नेताजी विमान के 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए और उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई। हालांकि इस दुर्घटना पर लोगों को यकीन नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने उनकी इस रहस्यमयी मृत्यु को सच नहीं माना। बहुत लोगों का कहना है कि नेताजी साजिश के शिकार हो गए, लेकिन आज भी इस दुर्घटना के संबंध में कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। भले ही आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।